Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This one is about application basis and further इसमें और भी चीज़ें हैं. So starting on regarding the application basis. IBM PC, IBM का आपको पता होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये एक बड़ी इंडस्ट्री PCs के रिलेटेड पर्सनल कंप्यूटर्स की थी और बहुत इन्होंने जो है इनकी वजह से जो है PC जो है पर्सनल कंप्यूटर्स वो मार्केट में आए. Operating system must present environment conducive to rapid and easy application development. ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए तो नहीं बना, या उसने सिंपल जो है MS ऑफिस वगैरह चलाना है या सिंपल काम करने हैं, कोई मूवीज गेम्स नहीं. ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए जिसको हम देखिए, हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर. ठीक है, तो ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है. हमारा जो लैपटॉप है, हमारा जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, इसको हम कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर. तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो है हम इसको यूज़ करते हैं. मतलब कोई बंदा इसको गेमिंग के लिए यूज़ करेगा, कोई इसको स्टडीज़ के लिए MS ऑफिस वगैरह यूज़ कर रहा होगा, कोई जो है उसमें कोई ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कर रहा होगा. और साथ ही साथ अगर आपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी, मतलब आपने कोई कोडिंग करनी है एक्सटेंसिव लेवल पे, आपने कोई सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करने हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है, तो भी आप इसी लैपटॉप, इसी डेस्कटॉप पे, इसी जनरल पर्पस कंप्यूटर पे आप अपना काम कर सकते हैं. और यही इसकी ब्यूटी है. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ऐसा होना चाहिए कि वो वैरायटी ऑफ फीचर्स जो है उसको सपोर्ट कर सके. ये ना हो कि अगर मुझे एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है तो मुझे किसी और किस्म का लैपटॉप खरीदना है, और अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई गेमिंग का है तो वो मैं कोई और किस्म का लैपटॉप है. मतलब इन्हीं लैपटॉप्स पे, इन्हीं डेस्कटॉप्स पे चल जाएगा. हाँ, गेमिंग में ये है कि वो ग्राफिक्स कार्ड वगैरह लगते हैं, फॉर फर्दर वो ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट होता है, GPU वगैरह, तो वो एक अलग चीज़ है. लेकिन स्टिल ये है कि अल्टीमेटली इसी लैपटॉप पे आपका गेमिंग भी हो जाएगी, इसी पे एंटरटेनमेंट पर्पसेस के भी सारे काम हो जाएंगे, ब्राउजिंग भी हो जाएगी, मूवीज भी आप देख सकेंगे. लाइक ऑल दोज थिंग्स आर पॉसिबल. एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, इवन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं होगा, सो अदरवाइज अनलाइकली टू बी अडॉप्टेड वाइडली. तो लोग जो है इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेंगे, लोग इसको लेंगे नहीं. और ये जो हमने देखा है कि एक मतलब पहले जो है कंप्यूटर्स हमारे पास इतने नहीं होते थे, अब आप देखें हर बंदे के पास अपना जो है एक लैपटॉप होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है. अगर हम लैपटॉप्स के अलावा स्मार्टफोन्स की बात करें, तो स्मार्टफोन्स भी यही हैं कि मतलब दे आर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स. ठीक है, आप स्मार्टफोन को भी देखें, उसके अंदर भी OS है. तो ये नहीं है कि सिर्फ लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स की हद तक है. ऑपरेटिंग सिस्टम is present even in our smartphones as well. So आजकल अगर आप देखें तो हर बंदे के पास एटलीस्ट एक स्मार्टफोन और एक लैपटॉप है. तो इसी तरह तकरीबन हर बंदे के पास ऑलमोस्ट. सो मतलब ये कह सकते हैं कि ये एक ह्यूज इंडस्ट्री बन गई है. और ये क्यों इतना वाइडली अडॉप्ट किया गया, इन्हीं रीजंस की वजह से कि ये जनरल पर्पस है, हर किस्म की नीड्स को ये पूरा कर रहा है. नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन बेसिस, कि ये एप्लीकेशन बेस क्या होती है. तो इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड टू डेवलप एप्लीकेशंस. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस हार्डवेयर जो आपके कंप्यूटर का लगा है, उन दोनों की कम्बिनेशन से एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास होना चाहिए, एक ऐसा कहें कि एक ऐसा ऐसी बेस होनी चाहिए कि जिसकी बेसिस पे उस बेसिस पे हम जो है एप्लीकेशंस डेवलप कर सकें. ये ग्राफिकली हम इसको खैर देख लेते हैं, तो मेरे ख्याल में चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है यूज़र स्पेस है और कर्नल स्पेस है. दिस इज़ योर यूज़र स्पेस. यूज़र स्पेस से मुराद यहाँ पे आपकी यूज़र की एप्लीकेशंस हैं. मतलब ये कोई भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हो सकती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल MS ऑफिस वगैरह है, ये एप्लीकेशन कोई गेमिंग है, ये कोई ब्राउज़र्स वगैरह हैं. ठीक है, तो दीज आर इन द यूज़र स्पेस. कर्नल स्पेस, आपको पता होगा कि कर्नल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है. तो कर्नल स्पेस जो है वो OS का, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्पेस है, ये वो एरिया हो गया. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये OS के कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, हमने इसमें कोई नेम्स नहीं लिखे हुए. आगे पिक्चर्स आएंगी जिसमें हम फिर यहाँ पे ये जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं इसमें नेम्स भी आ जाएंगे कि ये क्या है. फिलहाल इस पहली पिक्चर में, पहली फिगर में हमने इधर इसको एम्प्टी रखा है, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी. सो OS के जो कंपोनेंट्स हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं विद दीज एप्लीकेशन
ठीक है, विद दीज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। लेकिन बीच में एक है सिस्टम कॉल इंटरफेस। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट कि सिस्टम कॉल इंटरफेस, ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ये डायरेक्टली इन ओएस के कंपोनेंट्स को जो है यूज नहीं कर सकती। ठीक है, ये याद रहे आप लोगों को कि किसी भी एप्लीकेशन को कुछ चाहिए, कोई ओएस की सर्विसेज चाहिए, तो दे विल आस्क द ओएस फॉर दैट थिंग। ठीक है, मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछेंगे, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछेंगे तो इसी पूछने को, इसी रिक्वेस्ट पुट करने को जो है सिस्टम कॉल कहा जाता है। और ये एक सिस्टम कॉल इंटरफेस है, ज़ाहिर है एक इंटरफेस है, एक मीडियम है कि जिसके थ्रू हम इसको कॉल कर सकते हैं। सो एप्लीकेशंस जो हैं वो सिस्टम को कॉल करती हैं इन अ वे दैट, सिस्टम को पुकारती हैं फॉर हेल्प कॉलिंग द सिस्टम। ठीक है, और उस बेसिस से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो एप्लीकेशन बेस का क्या हो गया कि यहाँ पे जो हमारे पास सिस्टम कॉल, ये इंटरफेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं ये दोनों मिलके जो है, और नीचे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स के नीचे हार्डवेयर, जो कि खैर इस फिगर में हमने नहीं शो की हुई, ये सारे जब मिल जाते हैं तो बेसिकली दीज आर नोन एज द एप्लीकेशन बेसिस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर इंटेंडेड फॉर हाई एंड इन्वायरमेंट्स। हाई एंड इन्वायरमेंट्स मुराद ये होती है कि स्पीडी इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब एक लो एंड होता है, लो एंड मीन्स जिनकी स्पीड स्लो होती है, और हाई एंड से मुराद ये होती है कि वो कंप्यूटर्स जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी हाई है। ठीक है, मतलब अच्छे हैं। तो अब अगर हाई एंड इन्वायरमेंट होगा, मतलब स्पीडी कंप्यूटर होगा, तो ज़ाहिर है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें लार्ज मेन मेमोरी होगी फॉर श्योर, उसमें स्पेशल पर्पस हार्डवेयर लगा होगा कोई, जिसकी वजह से वो तेज काम कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी लेक्चर के स्टार्ट में जीपीयू की बात की थी, ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट, तो वो एक स्पेशल पर्पस अलग हार्डवेयर है जो लगा दिया जाता है सो दैट ग्राफिक्स जो है कंप्यूटर के एनहेंस हो जाए, गेमिंग के लिए या वीडियो एडिटिंग वगैरह उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। सिमिलरली लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो ऐसा कंप्यूटर हो जिसमें लार्ज मेमोरी हो, स्पेशल पर्पस हार्डवेयर लगा हो, और साथ ही साथ लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है वो हैंडल कर सके एट वन टाइम। ठीक है, तो इसी को हम हाई एंड एनवायरनमेंट कंप्यूटर कहेंगे। अच्छा, एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होता है? ये बड़ा सिंपल ही है, अगर जिसको नहीं पता मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एम्बेडेड सिस्टम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज। ठीक है, ये जो हमारी मतलब फॉर एग्जांपल हम क्लास के इन्वायरमेंट में अगर देखते हैं, तो क्लास में हमारे पास बहुत से एम्बेडेड सिस्टम्स लगे हुए हैं। हमारी अपनी जो एलटीज हैं उसमें फॉर एग्जांपल एसीज लगे हुए हैं, तो एसीज में हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम है। हमारे पास जो मल्टीमीडिया जो प्रोजेक्टर जो लगा होता है वो एक एम्बेडेड सिस्टम है। अच्छा, हम घर के इन्वायरमेंट में आ जाएं तो हमारे पास डीप फ्रीजर्स, रेफ्रिजरेटर्स, टीवीज, एलसीडीज वगैरह जो है उनमें एम्बेडेड सिस्टम लगा हुआ है। गाड़ियों में लगा होता है। ठीक है, इस तरह मल्टीपल चीज़ें हैं, माइक्रोवेव ओवन्स वगैरह और ये सारी चीज़ें। तो एम्बेडेड सिस्टम्स जो हैं इनको कहा जाता है स्पेशलाइज्ड पर्पस। ठीक है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आप कह सकते हैं इनको। स्पेशल कंप्यूटर्स अगर कहना ज़रा और लग रहा है आपको, तो आप इसको कह सकते हैं कि स्पेशल पर्पस सिस्टम्स। ठीक है, तो ये स्पेशल पर्पस इसलिए कहा जा रहा है कि इनका बस वही स्पेशल पर्पस काम है, वही काम है। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल सेल फोन, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सेल फोन्स को भी आप कह सकते हैं कि वो भी एम्बेडेड सिस्टम है। सेल फोन से मेरी मुराद ये स्मार्टफोन्स नहीं है। जो आजकल के आपके स्मार्टफोन्स हैं जिस पे आप व्हाट्सएप वगैरह कर रहे हैं, तो ये नहीं, इसमें रैम भी है, इसमें प्रोसेसर भी है, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। दीज आर स्टिल इक्वलेंट टू अ लैपटॉप। तो ये जो स्मार्टफोन होता है ये आपका जनरल पर्पस होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप वेराइटी ऑफ थिंग्स जो है आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पुराने सेल फोन्स हैं, ठीक है, जिसमें एंड्रॉयड वगैरह नहीं होता या आईओएस नहीं लगा होता, जो सिंपल बटन्स वाले जो हम कह सकते हैं आसान अल्फाज में, जो हमारे सेल फोन्स हैं, तो वो जो हैं वो स्पेशलाइज्ड पर्पस हैं, उनका वही काम है। मतलब देखें, एक सिंपल एक सेल फोन ने क्या करना है, उसने कॉल करनी है, उसने जो है मैसेजेस वगैरह करने हैं, उसमें कैलेंडर होगा, उसमें उससे वो स्नेक वाली गेम होगी फॉर एग्जांपल, तो इस तरह की चीज़ें उसमें होंगी। ठीक है, तो उसने वही काम करना है जिसके लिए वो बना हुआ है, और उसके अलावा इधर उधर वो और उसमें फर्दर कुछ वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसी तरह हम इसका कंपैरिजन स्मार्टफोन से करें, तो स्मार्टफोन्स में आपको पता है आए दिन जो है नई नई ऐप्स आ रही होती हैं, और हम वो नई नई ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि इट्स अ जनरल पर्पस सिस्टम। अच्छा, एम्बेडेड सिस्टम्स का क्या डिफरेंस है एक और, कि ये जो है लो
कि बैटरी भी नॉर्मली लो होती है, ठीक है, ये लो बैटरी पे काम कर जाते हैं, इनको इतनी हाई पावर की ज़रूरत नहीं होती नॉर्मली, ठीक है। जिस तरह मिसाल हम कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्टर है तो बस उसको लाइट सी ठीक है वो चाहिए होगी, या सेल फोन की हम बात कर रहे हैं, सेल फोन स्मार्टफोन, तो वो डिफरेंस आपको पता चल ही रहा है कि स्मार्टफोन की बैटरी हमें रोजाना जो है चार्ज करनी पड़ती है, और सेल फोन जो है ऑलमोस्ट हफ्ता हफ्ता भी शायद चल जाते हैं, ठीक है, 4-5 दिन से चले जाते हैं सेल फोन्स की बैटरी। सो ये भी कुछ डिफरेंसेस हैं। प्लस ये है कि मतलब इनको एम्बेडेड सिस्टम्स क्यों कहा जाता है, कि हम जो भी कोड है वो हम उस कोड को उसमें एम्बेड कर देते हैं, ठीक है, उसके अंदर लाइक यू कैन से कि बर्न कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं, जिस तरह आप सूटेबल वर्ड समझ लें। तो बेसिकली वो कोड उसमें आ जाता है, और बस वो सिस्टम फिर वही काम कर सकता है जो उसको कहा जाता है, उसके अलावा इधर उधर वो फर्दर कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जस्ट इसमें बताया जा रहा है कि एम्बेडेड सिस्टम्स भी होते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के काइंड ऑफ रिलेटेड एक टॉपिक है, तो इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, फिर इसके बाद है हमारे पास रियल टाइम सिस्टम्स। रियल टाइम सिस्टम्स वो सिस्टम्स होते हैं कि जिस तरह हम चले रीड कर लेते हैं कि रिक्वायर दैट टास्क टू बी परफॉर्म विद इन पर्टिकुलर ऑफ अ शॉर्ट टाइम फ्रेम, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये काम करते हैं। अब मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो ये लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या स्मार्टफोन है, क्या ये रियल टाइम है कि नहीं, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम पीपल हु विल से कि यस इट्स अ रियल टाइम। क्यों? क्योंकि बस मैं कोई भी कमांड इस पे सपोज मैं डबल क्लिक करता हूँ कोई एप्लीकेशन तो ओपन हो जाती है, ठीक है, मैं अपने स्मार्टफोन में कोई टैप करता हूँ तो ओपन हो जाता है, इट मीन्स कि ये तो रियल टाइम है। लेकिन नहीं, दीज आर नॉट योर रियल टाइम सिस्टम। व्हाट आर द रियल टाइम सिस्टम? पहले मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, उसी से आपको समझ आ जाएगी। ऑटो पायलट फीचर, ठीक है, आपको पता होगा कि एयरक्राफ्ट में जहाज वगैरह में ऑटो पायलट का जो है फीचर होता है, क्योंकि आपका जो पायलट होता है वो नॉर्मली जो है पूरा टाइम जो आप कह सकते हैं पूरी फ्लाइट का टाइम जो है वो ड्राइव नहीं कर रहा होता, वो उसको ऑटो पायलट पे लगा के और खुद रिलैक्स करता है, जस्ट वो थोड़ा सा मॉनिटर कर रहा होता है। तो उसमें होता क्या है कि ऑटो पायलट फीचर जो होता है एयरक्राफ्ट का, उसमें वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा होता है स्पीड, जो भी स्पीड उसको फिक्स दे दी जाती है कि इस स्पीड पे चल रहा है, तो वो स्पीड भी फिक्स करता है। सिमिलरली एल्टीट्यूड, ठीक है, हाइट वगैरह, जहाज कितनी हाइट पे जा रहा है वो जो उसकी एल्टीट्यूड है, और साथ ही साथ डायरेक्शन, ठीक है, कि वो जिस डायरेक्शन में उसको हमने चला दिया है कि अब इस डायरेक्शन पे ही मूव करना, तो वो उसी डायरेक्शन में, तो ये ऑटो पायलट का फीचर है, ये पूरा सिस्टम है, ठीक है। तो ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो ये सारी चीजें मॉनिटर कर रहा है ऑटोमेटिकली, तो जहाज ऑटोमेटिकली जो है फ्लाइट कर रहा होता है, और उसकी स्पीड, उसकी हाइट और उसकी डायरेक्शन जो है उसी के अकॉर्डिंगली मूव कर रही होती है, और थोड़ा बहुत भी जो है हम कह सकते हैं कि डिविएशन नहीं होती, ठीक है। अ, अब इनको इस तरह की मैं और एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास जो है सैटेलाइट सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, सैटेलाइट को जो है हमने फ्यूल फ्यूल पहुंचाना है, ठीक है, तो जो हमने फ्यूल पहुंचाना है, जो यहाँ से रॉकेट जो है लॉन्च होगा और वो सैटेलाइट में फ्यूल पहुंचाएगा, दिस आल्सो इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ रियल टाइम सिस्टम। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं कि फाइटर जेट है, ठीक है, एक फाइटर जेट है किसी भी आर्मी का, ठीक है, और उसने जमीन पे कोई टारगेट देखा है। अब आप मुझे बताएं कि अगर पायलट जो है जैसे उस टारगेट को लॉक करता है और बटन दबा देता है कि ठीक है जो है फायर हो जाए यहाँ से जो भी रॉकेट वगैरह है उस, और जमीन पे उस टारगेट को लग जाए, तो जस्ट इमेजिन कि पायलट ने तो बिल्कुल ठीक टाइम पे बटन दबा दिया, लेकिन जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है, जो एयरक्राफ्ट का, जो आपकी फाइटर जेट का जो सिस्टम है, उसका जो रिस्पॉन्स है, सपोज वो 1 सेकंड का डिले लेता है, 1 सेकंड 2 सेकंड, जस्ट इमेजिन कि वो 1-2 सेकंड बाद रिएक्ट करता है, ठीक है, और उसके बाद वो अपने सिस्टम को इनिशिएट करता है और वो फिर रॉकेट को जो है लॉन्च करता है और रॉकेट फायर होता है। जस्ट टेल मी, आपके ख्याल में वो 1 या 2 सेकंड जो उसने डिले किया, सिस्टम ने जो डिले किया, क्या उसकी वजह से टारगेट जो है लग जाएगा या टारगेट मिस हो जाएगा? तो डेफिनेटली टारगेट मिस हो जाएगा। मतलब दीज आर रियल टाइम सिस्टम, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए, ठीक है। तो ये ऐसे सिस्टम्स होते हैं कि इसमें 1 और 2 सेकंड्स का भी डिले इवन जो है ड्रास्टिक होता है, और वो अच्छा नहीं होता और प्रॉब्लमेटिक होता है। सच एक्शंस कैन नॉट वेट इनडेफिनेटली, ठीक है, हम ऐसे एक्शंस में वेट नहीं कर सकते, एंड समटाइम्स कैन नॉट वेट एट ऑल।
और कभी कभी तो माइनर सभी स्प्लिट ऑफ अ सेकंड भी हम वेट नहीं कर सकते। तो ऐसे सिस्टम्स को रियल टाइम सिस्टम्स कहा जाता है। और ये जो हमारे डेस्कटॉप लैपटॉप्स वगैरह जो हैं, ये रियल टाइम सिस्टम्स नहीं है। यस, दे आर फास्ट कंप्यूटर्स, मतलब जल्दी रिएक्ट करते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट रियल टाइम सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी कोई ऐप ओपन करूँ और वो नॉर्मली से 5 सेकेंड्स में ओपन होती थी, आज वो 10 सेकेंड्स में ओपन हुई। इमेजिन, 15 सेकेंड में ओपन हुई, 20 सेकेंड्स में ओपन हो गई। सो इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, ठीक है, कोई जमीन आसमान इधर से उधर नहीं हो जाएगी। लेकिन रियल टाइम सिस्टम्स में वो जिस मकसद के लिए वो बना हुआ है, वो मकसद पूरा नहीं होगा फिर, और प्रॉब्लम होगी। अच्छा, तो इतनी डिटेल से मैंने आपको रियल टाइम सिस्टम का बता दिया। तो जो रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है, ठीक है, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे इस नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़ाहिर है थोड़ा सा चेंज होता है। और ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं रियल टाइम ओएस, ठीक है, आर टी ओ एस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में खैर आप थोड़ा सा और भी देख सकते हैं, ठीक है, गूगल इट आउट। सो RTOS के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा एक और टॉपिक है वर्चुअल मशीन्स का, ठीक है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट इन्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं, हमने पीछे एम्बेडेड सिस्टम्स को देख लिया, हमने रियल टाइम सिस्टम्स को देख लिया। तो अब हम आते हैं वर्चुअल मशीन्स पे, ठीक है। इसका भी बहुत से स्टूडेंट्स को होपफुली कि आइडिया होगा कि ये वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं, लेकिन स्टिल ये है कि यहाँ पे बताना। तो वर्चुअल मशीन जो है, वो जिस तरह नाम से जाहिर है कि इट्स अ वर्चुअल मशीन, इट्स नॉट अ रियल मशीन, ठीक है। इट्स अ सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की जो है हम ये कह सकते हैं कि ये रियलिटी में नहीं है, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर ऐसा इन्वायरमेंट शो करता है कि एज इफ ये एक हार्डवेयर लगा हुआ है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं अगर डायरेक्टली इस डायग्राम पे चला जाऊं, तो यहाँ से शायद मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूंगा। अच्छा, देखें, ये हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, दिस दिस एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन लिनक्स, ठीक है। लिनक्स का आपको पता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक और है, यूनिक्स वगैरह, या कोई और हम एप्पल का कर दें मैक ओएस, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस हैं, यूनिक्स रिलेटेड, विंडोज रिलेटेड, लिनक्स रिलेटेड, ठीक है। और ये सब जो है रन होना चाहती हैं। और अब यहाँ पे हमने बनाया हुआ है वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो ये अभी वर्चुअल मशीन के थ्रू ये डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑन अ सिंगल ओएस रन हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि ये क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होगा। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि ये है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब आपने अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में फॉर एग्जांपल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की हुई है, उस पे विंडोज की एप्लीकेशंस क्वाइट इजीली रन हो जाएंगी। ऐसा ही है, किसी वर्चुअल मशीन की जरूरत नहीं होगी। ये विंडोज की जो एप्लीकेशंस हैं, ये इस विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली रन हो जाएंगी, ठीक है। प्रॉब्लम कब आती है कि जब आप विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर यहाँ पे लिनक्स या ये यूनिक्स या लिनक्स की या मैक ओएस की एप्लीकेशंस को चलाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, जो हमारा इंस्टॉल्ड है, वो तो विंडोज है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि लिनक्स की जो एप्लीकेशन जो डिफरेंट एनवायरनमेंट में क्रिएट की गई हैं, जिसके कोड डिफरेंट है, जिसका सारा हिसाब किताब डिफरेंट है, वो इस विंडोज पे चल सके, ठीक है। अच्छा, अब आप ठीक है, सॉरी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये एरिया जो है ये सॉफ्टवेयर है, और ये जो यहाँ पे नीचे जो हमने किया हुआ है ये हमारा फिजिकल हार्डवेयर है। तो फिजिकल हार्डवेयर जो हमारा कंप्यूटर में लगा हुआ है, मिसाल कितनी हार्ड डिस्क लगी हुई है, कितनी मेमोरी है, रैम है, और क्या प्रोसेसर लगा हुआ है, कितना प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। तो दिस इज आर रियल फिजिकल हार्डवेयर, ठीक है। दिस वन इज आर रियल ऑपरेटिंग सिस्टम विच वी हैव इंस्टॉल्ड। अब प्रॉब्लम क्या है कि विंडोज की एप्लीकेशंस तो रन हो जाएंगी, लेकिन लिनक्स और यूनिक्स की एप्लीकेशन इस पर रन नहीं होंगी। तो हम क्या यूज करते हैं, एक वर्चुअल मशीन यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब याद रहे कि जिस तरह मैंने पीछे बोला कि वर्चुअल मशीन है ये कोई रियल मशीन नहीं है। रियल मशीन आपकी ये है, ये रियल हार्डवेयर है नीचे, ठीक है। ये जो वर्चुअल मशीन आप देख सकते हैं, इसको हमने सॉफ्टवेयर में ही रखा हुआ है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में ही है वर्चुअल मशीन, मशीन को आप कह सकते हैं कि इट्स अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब करता क्या है ये कि मिसाल इन एप्लीकेशंस को जो यूनिक्स बेस्ड है, या इन एप्लीकेशंस को जो लिनक्स बेस्ड है, उनको यहाँ पे एक एक वर्चुअल हार्डवेयर लेयर शो कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिनक्स की जो एप्लीकेशंस हैं, उसको ये शो किया जाता है कि ये प्रोसेसर हमारे पास लगा हुआ है, इतनी रैम लगी हुई है, और इतना हार्ड डिस्क हमारे पास लगा हुआ है, ठीक है।
और एक ऐसा एनवायरनमेंट इसके लिए बना दिया जाता है कि ये एप्लीकेशंस समझती हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे जो हार्डवेयर है ये रियल हार्डवेयर, ठीक है। और वो एप्लीकेशन इन हार्डवेयर पे रन हो जाती है, ठीक है। बेसिकली मतलब ये जो हार्डवेयर है ये हमारा वर्चुअल मशीन कहला रहा है, ठीक है। तो हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वो इस वर्चुअल मशीन पे रन हो जाती हैं, और वो वर्चुअल मशीन पे हमारी इस ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करती है, और फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अल्टीमेटली उसको फिजिकल हार्डवेयर पे चला देता है। तो मतलब खुलासा क्या हुआ पूरी बात का, कंक्लूजन ये हुआ कि हम डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन नहीं चला सकते जो डिफरेंट एनवायरनमेंट की होती है। तो हम एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं, ठीक है, और ये एप्लीकेशन उन वर्चुअल हार्डवेयर पे चलती है। वो हार्डवेयर वर्चुअल हार्डवेयर जो होता है वो इस हमारे रियल ऑपरेटिंग सिस्टम से फिर वो कनेक्टेड होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फिर रियल हार्डवेयर से बात करती है। सो जिस तरह के लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, इट ऑफन एग्जीक्यूट्स ऑन टॉप ऑफ नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो हमारा नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा विंडोज की मैंने एग्जांपल दी हमारा वो है, तो ये उसके ऊपर रन हो जाता है। it manages resources provided by virtual machine. Yes, that's easy. Applications of virtual machine. It allow multiple instances of an OS to execute concurrently. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ ओएस हैं, जैसे कि यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, वो हमारे पास एक ही ओएस के ऊपर चल जाता है। इससे हमारे पास पोर्टेबिलिटी जो है वो प्रमोट हो जाती है। इमुलेशन भी इसको बोलते हैं, जिस तरह आपने नाम सुना होगा इमुलेटर्स का। तो वो इमुलेटर्स भी बेसिकली यही होता है कि आपको पता है कि आजकल हम लैपटॉप वगैरह पे एंड्रॉयड भी इंस्टॉल करते हैं। ये एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया या और इस तरह के सॉफ्टवेयर मिलते हैं, बेसिकली वो वर्चुअल मशीन्स होती हैं। तो वो हम क्या करते हैं कि हम अपने लैपटॉप पे, इवन दो के लैपटॉप पे हमने विंडोज इंस्टॉल की हुई, लेकिन हम उस पे एंड्रॉयड की सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एमुलेटर्स यूज करते हैं, और उसी को एमुलेशन बोलते हैं। व्हाट इज एमुलेशन? अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिमिक्स द फंक्शनैलिटी ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नॉट प्रेजेंट इन सिस्टम, ठीक है। ये बेसिकली मिमिक्री करता है, ये जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होता है वो ऐसे अपने आप को बनाता है और शो करता है कि एज इफ मैं प्रेजेंट हूँ इन द सिस्टम, जबकि वो नहीं होता। मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने वर्चुअल हार्डवेयर लेयर बनाया, तो रियलिटी में तो ये हार्डवेयर हमारे पास नहीं लगा हुआ, रियल हार्डवेयर तो ये है, ठीक है। रियल हार्डवेयर हमारा ये वाला है, लेकिन यहाँ पे इन एप्लीकेशंस को जो यूनिक्स बेस्ड हैं उनको ये फील आती है कि दिस इज द रियल हार्डवेयर, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। तो इसी को इमुलेशन कहा जाता है। आई होप इट्स क्लियर। फिर भी किसी को क्वेश्चन है तो वो जो है इंशाल्लाह लाइव सेशन में पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब आते हैं हम अपने आखिरी टॉपिक पे, जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी आर्किटेक्चर होता है, और उसकी जो है हमारे पास तीन किस्में हैं, थ्री टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये लाइंस खैर है, फिर आप पढ़ लीजिएगा, दिस इज नॉट एज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने तीन आर्किटेक्चर्स पे, जो कि थ्री टाइप्स हैं, ठीक है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है हमारे पास, और दूसरा है हमारे पास लेयर्ड आर्किटेक्चर, और तीसरा है माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर, ठीक है। मैं हर एक की आपको डायग्राम बताऊंगा पहले, और फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देख के तो हम जो है, ये हमारा आखिरी टॉपिक है इस लेक्चर का। सो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। दिस इज योर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ठीक है। अब इसमें बेसिकली हो रहा क्या है कि जिस तरह हमारे पास पहले था कि एप्लीकेशंस हैं और यूजर स्पेस है, ठीक है। फिर उसके बाद कर्नल स्पेस है, उसमें सिस्टम कॉल इंटरफेस है, और फिर ये हमारे पास ओएस के कंपोनेंट्स थे, ठीक है। अगर आपको फिगर 1 याद हो इस लेक्चर की स्टार्ट में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बॉक्सेस जो हैं एम्प्टी हैं, और फिर नेक्स्ट मैं आपको एक बताऊंगा कि जिसमें बॉक्सेस में कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो ये वो है कि वो बॉक्सेस में आप देखें, आपके लिए हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये है क्या? ये बेसिकली एम जो है वो डिनोट कर रहा है मेमोरी मैनेजर को, पीएस प्रोसेस मैनेजर या प्रोसेसर स्केड्यूलर कह सकते हैं, आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को कहते हैं, फाइल सिस्टम, आईओ जो है आईओ मैनेजर, और नेट फॉर नेटवर्क मैनेजर, ठीक है। जो एससी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही लेक्चर नंबर 2 में आई गेस, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। और बाकी जो क्लासेस हैं एमसीएस और सीएस वाले, अगर उनको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो रही है कि सर ये मेमोरी मैनेजर क्या होता है, प्रोसेसर स्केड्यूलर क्या होता है, और ये आईपीसी क्या है, वगैरह वगैरह, तो यस यू कैन आस्क, वरना इट्स सिंपल, ठीक है। होपफुली आप लोगों को भी टीचर्स ने पढ़ाया ही होगा। तो
इसलिए मैं इस वाले पार्ट को इधर एक्सप्लेन नहीं करता, यू नो व्हाट आर दीज, ठीक है। स्टिल इफ यू हैव क्वेरी तो अगेन वही बात है कि आप लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज द मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। उसमें होता यह है कि हमारे पास जो है जो कर्नल होता है, जो हमारा कर्नल होता है, एंड अगेन आई होप कि बाकी क्लासेस को कर्नल का पता है, तो व्हाट इज अ कर्नल, ठीक है। सो आई एम अज्यूमिंग कि यू पीपल नो व्हाट इज अ कर्नल। ओके, सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है उसमें कंप्लीट ओएस जो है, जिसको हम कह सकते हैं जो कंप्लीट ओएस है, वो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या काम होते हैं, यही काम होता है ना, मेमोरी मैनेजर उसका काम होता है, प्रोसेसर को देखना होता है, उसने कम्युनिकेशन करनी होती है, फाइल सिस्टम ये वगैरह वगैरह सब कुछ। तो वो सब कुछ यहीं पे कर्नल में आप कह सकते हैं कि इम्बेड कर दिया है हमने। अब प्रॉब्लम आपको बड़ी क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर्स का जो कर्नल है वो काफी ह्यूज होगा, कर्नल का साइज काफी ह्यूज होगा, और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। कर्नल का साइज हमने बहुत बड़ा कर दिया। अब आपको पता है कर्नल जो है हर वक्त रैम में मौजूद होता है, ठीक है। अब रैम में अगर कर्नल मौजूद है और कर्नल का साइज बहुत बड़ा है, इट मीन्स कि आपने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी रैम जो है ऑक्यूपाई कर दी है जस्ट बाय द कर्नल, ठीक है। अब आपने जो यूजर के प्रोग्राम्स हैं, यूजर एप्लीकेशन जो है, जो यूजर ने रन करने हैं, उसके लिए स्पेस नहीं है, ठीक है। आपकी जो रैम है वो बिल्कुल ही फिलअप हो गई है ऑलमोस्ट, और या अगर बहुत भी जगह हो तो एक आध प्रोग्राम ही आपका रन हो सकता है। तो ये है आपका मोनोलिथिक आर्किटेक्चर विच इज डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि नॉट गुड, ठीक है। हम तीन डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर्स, और जो थर्ड है वो उसमें बेस्ट है, और जो पहले दो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं, बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग दिस दोस सो दैट आपको चीजें क्लियर रहे। सो मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि एवरी कंपोनेंट कंटेन्ड इन कर्नल, एवरी कंपोनेंट, ठीक है। फायदा क्या होता है, एनी कंपोनेंट कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद एनी अदर, ठीक है। कम्युनिकेशन अगर करनी है तो सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं तो स्पीडीली हो जाएगा। तो इसका फायदा भी है, फायदा ये है कि इट टेंड टू बी हाईली एफिशिएंट। एफिशिएंट इस सेंस में कह रहे हैं कि अगर कोई भी हमें ओएस का कंपोनेंट चाहिए होगा तो वो ऑलरेडी रैम में मौजूद होगा, ठीक है। तो ओवरऑल उसकी प्रोसेसिंग जल्दी हो जाएगी, हमें उसको हार्ड डिस्क से फेच नहीं करना पड़ेगा, तो दिस इज एफिशिएंट। बट प्रॉब्लम, बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। कि जो है आपकी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उसके पास उसके लिए जगह ही नहीं होगी, एक। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसएडवांटेज इज डिफिकल्टी डिटर्मिनिंग द सोर्स ऑफ सब्टिल दैट इज डेलिकेट एरर्स। आपके पास कोई माइनर सा एरर आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस कर्नल में कोई एरर आ जाता है, तो उस एरर को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें इधर एक ही जगह पे आप कह सकते हैं कि पड़ी हुई हैं। तो हमें फाइंड करना कि ये एरर जो आया है क्या ये मेमोरी में आया है, क्या ये फाइल सिस्टम में आया है, क्या ये, क्योंकि सब कुछ इधर ही आप कह सकते हैं कि एक किस्म का जो है जमा है एक ही जगह पे, तो उसमें एरर फाइंड करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो दो बड़े डिसएडवांटेजेस हमने देख लिए इसके, ठीक है। ये आपको याद रहे। अच्छा, द सेकेंड वन इज द लेयर्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से थोड़ा सा, लेकिन स्टिल इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, इस सेकंड में भी, ठीक है। ये लेयर्ड आर्किटेक्चर की डायग्राम पे मैं डायरेक्टली जंप कर गया हूँ, सो दैट पहले डायग्राम को देख लें। एज यू नो पिक्चर्स स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो हो रहा क्या है हमारे पास, ये अगेन वही यूजर स्पेस है और फिर ये नीचे कर्नल स्पेस है। हमारे पास हमने क्या कर दिया, इसको लेयर्स में कर दिया, ठीक है। अब एक चीज का ख्याल रहे कि layer 0 can communicate only with layer 1 and layer 1 can communicate only with 2 and 0, ठीक है। मतलब हर लेयर एक दूसरे से, जो उसके ऊपर नीचे जो लेयर्स हैं सिर्फ उन्हीं से बात कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर लेयर 1 ने लेयर 3 से बात करनी है, तो जाहिर है लेयर 1 ने पहले मैसेज पास करना होगा टू लेयर 2, और फिर वो मैसेज जाएगा लेयर 3 पे। सिमिलरली अगर 3 ने 0 से बात करनी है तो पहले 2 पे, फिर 1 पे, फिर 0 पे जो है हमारा वो मैसेज आएगा। तो ये इसी तरीके से काम होगा। अब आप कहेंगे इससे फायदा क्या होगा। अच्छा, कर्नल के साइज की भी अगर बात करें तो इसमें भी साइज बड़ा ही है, ठीक है। इसमें भी कर्नल का साइज आप देख सकते हैं कि कर्नल का स्पेस बहुत बड़ा है, क्योंकि सारी एक किस्म का आप कह सकते हैं कि जो ओएस के जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो फायदा क्या हो रहा है, सिर्फ फायदा माइनर सही है, जिसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। लेयर्ड अप्रोच टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, इट ट्राइज टू इम्प्रूव ऑन मोनोलिथिक कर्नल डिजाइन। ये मोनोलिथिक जो हमने पहला डिस्कस किया था उससे थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है। इट ग्रुप्स कंपोनेंट्स दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस इनटू लेयर्स, हमने लेयर्स कर दी हैं, ठीक है। ईच लेयर्स कम्युनिकेट्स ओनली विद लेयर्स इमीडिएटली अबव एंड बिलो इट, ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूँ। प्रोसेसेस रिक्वेस्ट माइट पास थ्रू मेनी लेयर्स बिफोर कंप्लीशन,
ठीक है, तो वो डिफरेंट लेयर से पास ऑन हो रही होती हैं, एंड सिस्टम थ्रूपुट कैन बी लेस देन मोनोलिथिक कर्नल्स, ठीक है। अच्छा, ये ड्रॉबैक देख लेते हैं कि मोनोलिथिक एफिशिएंट था, ठीक है, क्योंकि उसमें सारे कंपोनेंट्स एक साथ थे, करीब थे, तो हम वो कम्युनिकेशन जल्दी हो रही थी। यहाँ पे कम्युनिकेशन जैसे कि आपको बताया कि अगर 3 ने बात करनी है 0 से या 1 से, तो वो 2 से भी पास होगा वो मैसेज, लेयर 1 से भी पास होगा, तो वो एफिशिएंसी इतनी नहीं है। अच्छा, फायदा क्या है जो वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका मोनोलिथिक से थोड़ा सा फायदा है, एरर फाइंड करने में हमें थोड़ा सा फायदा होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम कह सकते हैं कि हमने एक मैसेज भिजवाना था, जो कि फॉर एग्जांपल लेयर 0 से 3 तक जाना था, तो हम देख सकते हैं कि 3 तक क्यों वो मैसेज नहीं पहुंचा। तो क्या 2 के पास पहुंचा था? नहीं, 2 के पास भी नहीं पहुंचा। क्या 1 के पास पहुंचा था? यस, 1 के पास पहुंचा था, लेकिन 2 के पास नहीं पहुंचा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सो हो रहा ये है कि हम ये कह सकते हैं कि एरर जो फाइंड करना है, वो एरर आसानी से फाइंड हो सकता है, ठीक है। बट स्टिल आप लोग ये सोचेंगे कि सर ये भी कोई बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर तो है नहीं, क्योंकि इसमें भी अगेन वही जो मोनोलिथिक का बड़ा डिसएडवांटेज था कि हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए जगह कम है। सिमिलरली इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए जगह कम है। सो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि ये दोनों आर्किटेक्चर्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये दोनों आर्किटेक्चर्स पहले यूज हुए हैं, ठीक है। ये याद रहे हिस्ट्री में इनिशियली जो ओएस हमारे पास डेवलप हुए थे, तो ये आर्किटेक्चर्स यूज हुए, लेकिन क्योंकि बहुत अच्छे नहीं थे, तो ज़ाहिर है आजकल इनको हम यूज नहीं करते, और आजकल हमारा जो आर्किटेक्चर यूज होता है वो ये है, ठीक है, माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर। तो हम इसकी डायग्राम को पहले देख लेते हैं। तो दिस इज द माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर। अब इसमें हो रहा क्या है कि नाम से जाहिर है माइक्रो कर्नल, ठीक है, तो कर्नल का साइज क्या हो गया? माइक्रो हो गया, छोटा हो गया। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि यूजर स्पेस में हमने एप्लीकेशन सिस्टम कॉल इंटरफेस को हमने यूजर स्पेस में कर दिया, और जो फाइल सिस्टम है, प्रोसेसर, स्केड्यूलर वगैरह, डिवाइस मैनेजर, उसको हमने यूजर स्पेस में जस्ट लाइक एज एन एप्लीकेशन हमने रख दिया, ठीक है। और कर्नल स्पेस में हमारे पास जो है आईपीसी, जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है, जो कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। और हमने सिंक्रोनाइजेशन या मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो ये सारी हमने यहाँ पे कर दिया। अब हो रहा ये है कि कर्नल का साइज कम हो गया, ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि सर ये डिवाइस मैनेजर, प्रोसेस शेड्यूलर, फाइल सिस्टम ये यूजर स्पेस में है, दिस इज कंफ्यूजिंग। यूजर स्पेस में यहाँ पे इनको शो करने का ये मकसद है कि ये कर्नल में नहीं है। एज यू नो दैट कर्नल इज ऑल द टाइम इन द मेमोरी, ठीक है। अब ये सिर्फ कर्नल में नहीं है, बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि ये डिवाइस मैनेजर या ये सिस्टम कॉल ये सारा कुछ यूजर का काम बन गया है। यूजर का काम सिर्फ एप्लीकेशन ही है। यहाँ पे इस पिक्चर में इनको ऊपर शो करने का सिर्फ मकसद ये है कि ये जो चीजें हैं, डिवाइस मैनेजर वगैरह, प्रोसेस शेड्यूलर, फाइल सिस्टम वगैरह, ये हमारे हार्ड डिस्क में पड़ी होंगी, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो नॉर्मली उसका कितना साइज होता है? 8 GB, 10 GB अराउंड, रफली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 15 GB तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा ओएस आपने इंस्टॉल किया और उसमें कौन सा वर्जन है और उसमें कितने सॉफ्टवेयर वगैरह आपने इनिशियली इंस्टॉल कर दिए हैं, ठीक है। तो ओएस का साइज कुछ इतना होता है, ठीक है। चले, फॉर सिंप्लिसिटी हम ले लेते हैं कि इट्स, जब हम ओएस को इंस्टॉल करते हैं किसी भी सी ड्राइव में से हमने विंडोज इंस्टॉल की, तो वो लेती है 10 GB। अब मुझे बताएं, क्या 10 GB आपकी जो रैम है, ठीक है, रैम आपकी होगी फॉर एग्जांपल 2 GB, चले 4 GB। अब 4 GB की रैम है और ओएस आपका 10 GB है, ठीक है। सो इज इट पॉसिबल कि हम 10 GB ओएस को पूरा का पूरा उठा के हम 4 GB रैम में ले आए? नहीं ला सकते, ठीक है। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट को लाते हैं और इसी को कर्नल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि हम सिर्फ माइक्रो कर्नल कर रहे हैं, हम सिर्फ उसमें थोड़ी सी मतलब चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं टू रन द सिस्टम, सिर्फ वो हम जो है रैम में ले आएंगे, ठीक है। बाकी जो है ऑन डिमांड होंगी, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमें डिवाइस मैनेजर की जरूरत पड़ती है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो डिवाइस मैनेजर का जो हमारे पास जो भी कोड है या जो भी फाइल्स हैं उसकी जो भी, वो सब कुछ हार्ड डिस्क में तो अवेलेबल है, ठीक है। तो हम हार्ड डिस्क से उसको फेच कर लेंगे एट दैट टाइम, और जब वो अपना काम कर लेगा तो उसको वापस हटा देंगे रैम से। इससे होगा क्या कि हमारा कर्नल शॉर्ट रहेगा, माइक्रो रहेगा, स्मॉल रहेगा, और हमारे पास जो रैम है वो अच्छे तरीके से हम उसको मैनेज कर सकेंगे और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से होंगी। So microkernel operating system architecture, it provides only small number of services
इट अटेम्प्ट्स टू कीप कर्नल स्मॉल एंड स्केलेबल। ठीक है, तो कर्नल जो है वो हमारा स्मॉल एंड स्केलेबल हो जाता है, यूजुअली साइजिंग एट अंडर 10,000 लाइन्स ऑफ कोड। ठीक है, तो स्मॉल होने के बावजूद ये जो है तो 10,000 लाइन्स ऑफ कोड जो है ये इसका रखते हैं। ठीक है, इसका जो कोड है, इवन दो स्मॉल होने के बावजूद वो अराउंड 10,000 लाइन्स का होगा। ठीक है, कर्नल हमारा हो रहा है। इससे एक और फायदा ये भी है कि हाई डिग्री ऑफ मॉड्यूलैरिटी, क्योंकि हमने उसको मॉड्यूल्स में जो है डिफाइन कर दिया है, मॉड्यूल्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो सो मॉड्यूलैरिटी की मैं बात कर रहा था, हाई डिग्री ऑफ मॉड्यूलैरिटी जो है आ जाती है, क्योंकि मॉड्यूल्स बन जाते हैं, जैसे कि हमने इस डायग्राम में देख लिया, डिफरेंट मॉड्यूल्स बन गए। तो अगेन वही बात है कि जो एरर फाइंड करना है वो भी सिंपलर हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि हम मॉड्यूल बना लिए हमने। पोर्टेबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी यही होती है कि वक्त के साथ हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ऑन डिमांड। मतलब हमें डिवाइस मैनेजर की ज़रूरत है, तो हम डिवाइस मैनेजर को जो है ले आएंगे, ठीक है, इनटू द कर्नल। जब वो अपना काम कर लेगा तो उसको वापस बाहर निकाल लेंगे, एंड सो ऑन, प्रोसेस शेड्यूलर। सो ये सारी चीज़ें हम इसको कर सकते हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ इंटर मॉड्यूल कम्युनिकेशन। ठीक है, लेकिन एक ड्रॉबैक भी है, इवन दो कि माइक्रो कर्नल ने इम्प्रूव कर दिया सब कुछ, बट एक वो है कि ड्रॉबैक ये है कि इट कैन डिग्रेड सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो मोनोलिथिक में बहुत एफिशिएंट थी। ठीक है, क्योंकि सिस्टम बहुत तेजी से काम कर रहा था, उसके जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो मौजूद थे हमारे पास, ठीक है, इनटू द कर्नल। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्योंकि सिस्टम की सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, बहुत सी चीज़ें हमें हार्ड डिस्क से फेच करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो इसको हम कह सकते हैं कि सिस्टम परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिग्रेड हो सकती है। लेकिन इसका भी हल है, हमारे पास कैशेज लगी हुई हैं, हमारे पास आजकल प्रोसेसर की स्पीड तेज़ हो गई है, बसेस की स्पीड तेज़ हो गई है। तो ये सारी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। व्हाट मैटर्स इज़ कि हमारी रैम में इतनी स्पेस होनी चाहिए कि यूज़र जो है वो मल्टीपल एप्लीकेशंस को ओपन कर सके। और मल्टीपल एप्लीकेशंस को ओपन करने वाला जो आर्किटेक्चर है, वो डेफ़िनेटली इन तीनों में ना मोनोलिथिक है, ना लेयर्ड है, वो डेफ़िनेटली माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर है। यही वो आर्किटेक्चर है जो यूज़ किया जाता है, और यही वो आर्किटेक्चर है कि जिसमें हम मल्टीपल एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है यूज़र आजकल ये नहीं चाहता कि बस वो एक एप्लीकेशन रन करे, फिर उसको बंद करे, फिर दूसरी एप्लीकेशन नहीं। वो कहता है मैं मल्टीपल जो है प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर्स अपने लैपटॉप में या इवन स्मार्टफ़ोन्स में एट वन टाइम मैं उसको रन करूँ और उसमें स्विचिंग करता रहूँ। ठीक है? सो दैट्स इट। और ये हमारा जो है आखिरी ठीक है, आखिरी स्लाइड है, जस्ट टू सिम्प्लीफाई एवरीथिंग। ये मोनोलिथिक कर्नल को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये जो ब्लू कलर का जितना भी सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, वीएफएस वर्चुअल फाइल सिस्टम, और ये बाकी सब आपको पता ही है। तो ये सारा एरिया जो है ये हमारा कर्नल है, ठीक है, इन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। सो यू कैन से कि बहुत ही बड़ा कर्नल है, ठीक है, और हमारे पास रैम ऑलमोस्ट फिल अप हो गई है। यहाँ पे माइक्रो कर्नल की अगर हम बात करें तो दिस इज द माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर, बस सिर्फ ये, ठीक है। और ये बाकी जो हैं इनको हम ऑन डिमांड यूज कर रहे हैं, ये जो है इनको हम ऑन डिमांड यूज कर रहे हैं, और जो हमारा कर्नल है वो ये है। ठीक है, सो अल्टीमेटली इसके सारे फायदे नुकसान हमने डिस्कस कर लिए।